तो चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था अपना, और चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे, सारा अपन देख चुके थे। और नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में रह सकता है। तो अपन ने देखा है कि जो जल है वो 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है। ठोस में पाया जा सकता है, द्रव में पाया जा सकता है और गैस में भी पाया जा सकता है। यदि अपन उसको लें और फ्रीज़र में रख दें और अच्छे से उसको बहुत कम टेम्परेचर पे जमाएं, तो जमाने पर क्या होगा, बर्फ़ में बदल जाएगा। और जब उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वो पानी बनेगा, और पानी को यदि और गर्म किया जाए तो वाष्प में बदल जाएगा। ठोस जैसे बर्फ़, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प, तो जलवाष्प के रूप में वो गैस के रूप में पाया जाता है। तो तीनों अवस्था में अपना जल आपको देखने को मिल सकता है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हम इन पर प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। तो अवस्था बदलने से पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, तो उस पर अपन को बात करते हैं अपन। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे जल को अपन ने अवस्था बदली, उसको अपन ने पिघलाया, बर्फ़ था पहले, और उसे जल प्राप्त करने के लिए ये करना पड़ेगा, अपन को तापमान में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसे गर्म करना पड़ेगा। तो आइए क्रियाकलाप से समझने की कोशिश करते हैं। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लें एवं उससे 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर बर्फ़ को छूता रहे। तो देखो, चित्र देखते हैं अपन 1.6। तो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है 1.6। इसमें अपन ने क्या किया, एक बीकर लिया है और उस बीकर को क्या किया, बीकर में अपन ने बर्फ़ डाल दिया है बहुत सारा, और उस बर्फ़ में अपन ने एक थर्मामीटर लगा दिया है। थर्मामीटर देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो लंबी सी संरचना है, ये क्या है, थर्मामीटर है। और थर्मामीटर को अपन ने लटका दिया, और इसका जो बल्ब है, बल्ब मतलब वो सिरा जिसको ऐसी उस जगह पर रखा जाता है जहाँ का अपने टेम्परेचर मापना है। तो इसको अपन ने बर्फ़ में डुबो दिया, और कांच की एक छड़ ली अपन ने, जो कि साइड में रखी हुई है। कांच की छड़ को अपन ने इसमें साथ में डुबो दिया। एक बीकर है कांच का, बर्फ़ है, बर्नर है। बर्नर से क्या करेंगे, अपन नीचे से इसको गर्म करेंगे ताकि बर्फ़ जो है वो पिघलने लग जाए। और लोहे का स्टैंड है, इस स्टैंड पर अपन ने सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया है। आइए आगे चलते हैं। तो धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। तो जब बर्फ़ पिघलने लगे तब क्या करना है, अपन को तापमान को नोट करना है, किस प्रकार से तापमान चेंज हो रहा है। सबसे पहले तापमान क्या था, उसके बाद क्या था। जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान को नोट कीजिए। जब बर्फ़ जो है पूरी तरह से जल में परिवर्तित हो जाए, उस टाइम पे अपन को क्या करना है, फिर से अपन को तापमान को नोट करना है। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाइए, बहुत गर्म करें। तब तक जल उबले न, उसे थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखते रहें। तो उसको गर्म करते जाना है। बर्फ़ से जो है जल बन चुका है, और जल को और गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि वो उबलने लग जाए। और थर्मामीटर के टेम्परेचर पर आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर किस तरह से बदल रहा है, जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। तो जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन के प्रेक्षण को नोट कीजिए। तो जब तक उसको गर्म करते रहना है, जब तक कि जल जो है लगभग पूरा वाष्प में न बदल जाए। तो इस पूरे प्रक्रम को नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। तो आप क्या पाते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, सबसे पहले तो ठोस से वो चीज़ जो है, वो जल जो है वो द्रव अवस्था में आया, और द्रव अवस्था से कहाँ आया, गैस अवस्था में आया, जलवाष्प में वो बदल गया। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ठोस का जब तापमान अपन जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं, और जैसे जैसे जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, वैसे वैसे कण जो है कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। तो वो जो ऊर्जा होती है
वो कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसको पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। इस अवस्था ऐसी आती है, एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो एक अवस्था ऐसी आती है जो ठोस है वो पिघल करके जल में परिवर्तित हो जाते हैं। न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाते हैं, वह इसका गलनांक कहलाता है। तो वह ताप जिस पर क्या है ठोस पिघलकर द्रव बन जाते हैं वो क्या कहलाता है, उसका गलनांक कहलाता है। तो गलनांक की परिभाषा आती है यहाँ पर, इसको अंडरलाइन कर लें और अपने क्वेश्चन आंसर्स में भी आएगा ये। तो न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, मतलब वो पिघल जाता है, गल जाता है। तो इसी ताप पर जिस पर कोई ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है, वो गल जाता है, उसे कहते हैं गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो किसी ठोस का गलनांक कितना है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसके कणों के बीच जो आकर्षण है वो कितना है। अगर आकर्षण ज़्यादा होगा तो उसका गलनांक भी ज़्यादा होगा, आकर्षण कम होगा तो उसका गलनांक भी कम होगा। जैसे बर्फ़ था, बर्फ़ के कणों के बीच ज़्यादा आकर्षण नहीं होता तो उसका गलनांक भी कम होता है। और लोहे को पिघलाओगे तुम तो लोहे को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके जो कण है उसके बीच का आकर्षण जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। बर्फ़ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। तो इसको अंडरलाइन कर ले, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं, तो ये भी इसका नाम है। जो गलने की जो प्रक्रिया होती है उसे संगलन के नाम से भी जाना जाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। तो कोई ठोस जो है वो जब गलता है तो गलने की जो प्रक्रिया चल रही होती है, ठोस से जो द्रव बनने की प्रक्रिया चल रही होती है, तो उस टाइम पर अगर थर्मामीटर पर आप ध्यान देंगे तो थर्मामीटर में तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, तापमान जो है वही बना रहता है। तो वो जो ऊष्मा अपन दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है। तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जब अपन ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं उसको गर्म करते जा रहे हैं, फिर भी उसका तापमान जो है वो नहीं बदलता है, नहीं बढ़ता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये जो ऊष्मा अपनी जा रही है कहाँ जा रही है, ये जा रही है पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करने, मतलब जो उनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में, उसको ख़त्म करने के लिए उस ऊर्जा का उपयोग हो जाता है। इसलिए ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा उपयोग में आ रही है। पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग हो जाता है। क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेते हैं। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। तो बीकर में ली गई जो सामग्री है, जो बर्फ़ अपन ने लिया है या जो कोई भी चीज़ जो अपन ले रहे हैं, जो पिघला रहे हैं अपन, उसमें वो जो ऊर्जा है वो समाहित हो जाती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस ऊष्मा को एक और नाम से जाना जाता है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है, क्योंकि ये ऊष्मा जो होती है छुप जाती है, पता नहीं चलता कहाँ जाती, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा का जो परिभाषा है वो यहाँ पर है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो उसके 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो वो गुप्त ऊष्मा जो छिपा ली जाती है, जो आकर्षण बल को तोड़ने में काम आ जाती है, जब जो अवस्था है वो परिवर्तित हो रही होती है, तो उस टाइम पर जो काम आने वाली ऊष्मा उसे क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन ताप पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा में अधिक होती है। ठीक है, तो जल के कणों की ऊर्जा जो होती है उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से वो अधिक होती है। जब जल
में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, जब जल को अपन क्या करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। तो अपन जब ऊष्मा दे रहे होते हैं, जो कण जो होते हैं जल के, वो गति कर रहे होते हैं और गतिज ऊर्जा उनमें गर्म होते 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 इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो पात्र को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं, मतलब वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। तो वह ताप जिस पर कि कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो गलनांक अपन को समझ में आ गया, जब कोई चीज़ पिघल रही है। और क्वथनांक किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ उबलने लगता है तो इसे उसका क्वथनांक कहते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो आप कि क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। तो द्रव के कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वाष्प में बदल करके पात्र से भी बाहर निकल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन होता है, जिसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे बनाइए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 373 केल्विन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 प्लस 100 डिग्री 100 इजिकल टू हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है। तो जब भी अपन को डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना होता है तो उसमें 273 जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अपन को 100 डिग्री सेंटीग्रेड था तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अपन ने जोड़ा 273, तो क्या बन गया 373 केल्विन बन गया। तो हमेशा आपने क्या करना है, जब भी आपको कोई बोले कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, सिर्फ उसमें 273 जोड़ देना है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अपन बदल रहे हैं केल्विन में, तो इसमें अपन ने क्या किया 273 जोड़ दिया 100 के अंदर, तो अपना 373 केल्विन आ जाएगा यहाँ पर। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था। तो 373 केल्विन ताप पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में, तो 373 केल्विन ताप पर क्या होता है, भाप अथवा वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली। तो यहाँ पर भी फिर से क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले क्या देखा था अपन ने, चित्र में देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था में क्या हो रहा है, ऊष्मा प्राप्त हो रही है और ये किसमें बदल रहा है, द्रव अवस्था में। इस समय पर ये जो अवस्था परिवर्तन होता है उस टाइम पर तापमान नहीं बढ़ता है। उसी प्रकार से ठीक द्रव अवस्था से क्या होगा, जब गैसीय अवस्था बनेगी तो इस टाइम पर भी जो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और गैसीय अवस्था में वापस जब वाष्प अपन को प्राप्त हो जाएगी तो इसको अगर अपन शीतलता दें, ठंडा करें, तो ठंडा करने पर वापस द्रव में बदल जाएगा। और ज़्यादा ठंडा करें तो वापस से बर्फ में भी बदल सकता है। तो यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है कि जो जल होता है वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस और पुनः गैस से द्रव और द्रव से ठोस में भी परिवर्तित हो सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो केवल तापमान बदलकर ही अपन क्या कर सकते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाया जा सकता है किसी भी पदार्थ को। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे ही गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। यहाँ तो बात करी अपन ने जल की, और कुछ पदार्थ ऐसे होते भी हैं जल के साथ जो कि क्या होते हैं, पहले तो द्रव में बदलेंगे, द्रव से गैस में बदलेंगे। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से डायरेक्ट द्रव में बदले बिना डायरेक्टली क्या होते हैं, गैस में बदल जाते हैं। तो आइए बात करते हैं उनकी। तो देखिए बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। तो ऊर्ध्वपातन क्या प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन को अपन पढ़ने वाले हैं। तो ऊर्ध्वपातन वही चीज़ है जो अभी अपन ने जाना कि कभी कभी क्या होता है, जब किसी ठोस को अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो गैस में बदले बिना सीधे ही ठोस को जब अपन गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदले बिना सीधे ही कायम बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन अपन यहाँ पर देख रहे हैं। अपन ने क्या किया, एक प्रयोग कर रहे हैं। एक पात्र लिया जिसमें अपन ने अमोनियम क्लोराइड को रखा है। यहाँ पर देख सकते हो अपन, वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड लिया, इसको अपन गर्म कर रहे हैं।
और चीनी मिट्टी की प्याली ली है अपन ने, प्याली में रखकर इसको गर्म कर रहे हैं। नीचे से बर्नर लगाया हुआ है, बर्नर में क्या हो रहा है, आग जल रही है ताकि वो गर्म हो सके। ठोस बना अमोनियम क्लोराइड, तो इसको गर्म करने पर क्या हो रहा है, ये वाष्प में सीधे ही बदल रहा है। उल्टा रखा हुआ कीप यहाँ पर एक लिया अपन ने जो कांच का बना है, और ऊपर अपन ने क्या लगा रखी है, रुई लगा रखी है ताकि जो गैस है वो बाहर ना निकले। तो आइए इस प्रयोग को समझते हैं। थोड़ा सा कपूर लेंगे या अमोनियम क्लोराइड लेंगे और इसे चूर्ण करके चीनी प्याली में डाल देंगे। तो अमोनियम क्लोराइड या अपन ने कपूर लिया, और कपूर को क्या करेंगे अपन, चूर्ण के रूप में बदल करके इसको काय में चीनी प्याली में रख देंगे। एक कीप को उल्टा इसके ऊपर प्याली के ऊपर रख देंगे। इस कीप में एक सिरे पर रुई का टुकड़ा लगा देंगे। चित्र 1.7 में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में भी मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद क्या होता है ये जानते हैं। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो उपरोक्त जो क्रियाकलाप थे उससे क्या निष्कर्ष निकलता है उसको देखने पर, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस में सीधे ठोस अवस्था बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो हुआ क्या, जो अपन ने कपूर रखा था उसको गर्म किया, और गर्म करने पर अपन ने देखा कि ये ठोस से डायरेक्ट काय में जा बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है, मतलब गैस में बदल रहा है, सॉरी गैस में बदल रहा है। और बीच में जो द्रव अवस्था आनी चाहिए वो अवस्था यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से जब कोई पदार्थ सीधे ही द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से जब वो गैस को जब वापस से ठंडा किया जाए तो ठोस बन जाता है, ठोस में बदल जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने को तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलने को निक्षेपण कहा जाता है। दाब परिवर्तन का प्रभाव, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। तो जो पदार्थ होते हैं सभी प्रकार के, उन पदार्थों में कणों के बीच का जो आकर्षण होता है, दूरी जो होती है, उसके कारण ही अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। जब किसी चीज़ को अपन गर्म करते हैं तो कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है, इस वजह से वो ठोस से द्रव में बदलते हैं, और द्रव से फिर और ज़्यादा दूरी बढ़ने पर कणों के मध्य क्या होता है, वो गैस में बदल जाते हैं। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर, संपीड़न करने पर क्या होता है। कोई गैस से भरा हुआ सिलेंडर है, उस पर और दाब लगाएं, संपीड़ित करें उसको अपन, और उसको संपीड़ित किया जाए और उसको दबाया जाए, तो क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। क्या आपको लगता है कि दाब लगाने पर या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 सिलेंडर दिए हुए हैं। इन सिलेंडरों में क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है। अब इस पिस्टन को क्या कर सकते हैं, ऊपर या नीचे अपन हिला सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ पर आपको ये जो है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है। इस पिस्टन को आप क्या कर सकते हो, हिला सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये गैस भरी हुई है। तो इस पिस्टन को जब आप ऊपर नीचे करोगे तो ये गैस का आयतन जो है कम ज़्यादा होगा, और गैस की मात्रा यहाँ पर फिक्स रख रखी है अपन ने। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप फर्स्ट सिलेंडर में देखोगे तो आयतन ज़्यादा है, और इस पिस्टन को अपन ने जब दबाया तो गैस का आयतन जो है वो कम हो गया, और कम होने की वजह से क्या होगा, ये कण और पास आएंगे, और सिलेंडर इसको अपन ज़्यादा और ज़्यादा दबाएंगे तो ये कण बिल्कुल पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है कि जब कोई गैस को किसी सिलेंडर में भर के और इस प्रकार से अगर संपीड़ित किया जाए तो संपीड़ित करने पर क्या होता है, वो जो कण हैं गैसों के वो और ज़्यादा पास आते जाते हैं। तो दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। ठीक है, दाब बढ़ाने से और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। और देखो एक मैजिक होता है यहाँ पर, एक जादू होता है कि यदि आप किसी गैस को संपीड़ित करते जाए और ताप भी नॉर्मल है, ताप भी ज़्यादा नहीं है, ताप भी कम है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो गैस है वो द्रव में बदल जाएगी। और आपने घरों पर आने वाले सिलेंडर आपने जो गैस के होते हैं वो देखे होंगे, जब उनको हिलाया जाता है तो पानी के जैसा बचता है, ऐसा लगता है कि उसमें कोई द्रव है, पानी भरा हुआ है। तो ऐसा वो पानी नहीं होता, वो गैस ही होती है, क्योंकि उसको इतने ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है, उतना ज़्यादा उसको संपीड़ित कर दिया जाता है कि उसके कण जो है इतने पास आ जाते हैं कि वो जो गैस होती है वो गैस से द्रव में बदल जाती है। ठीक है, क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है
जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर एटीएम हो तो ठोस CO2 द्रवावस्था में आए बिना गैस में सीधे ही परिवर्तित हो जाती है। तो ठोस CO2 जो होती है, CO2 को कंप्रेस कर करके द्रव में बदला जा सकता है और द्रव से ठोस में भी बदला जा सकता है। जो ठोस CO2 होती है वो वही होती है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा दाब बढ़ाया जाता है, सीधी सी बात है। अगर उसके और कणों को पास लाना है तो उसमें दाब बढ़ाना पड़ेगा, और दाब इतना बढ़ाया जाता है कि वो सीधे ही क्या हो जाती है, ठोस बन जाती है। उसके कण जो होते हैं इतने पास आ जाते हैं कि वो ठोस बन जाती है। और इससे जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस द्रव CO2 अवस्था में आए बिना सीधी काय में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी इसी वजह से कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। तो दाब और तापमान के द्वारा ये चीज़ें क्या होती है, तय होती है, अवस्थाएं तय होती है। यदि दाब में परिवर्तन कर दोगे तो भी अवस्था बदल सकती है, और ताप में परिवर्तन करोगे तो भी अवस्था बदल जाएगी। आइए जानते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में जो द्रव है, ऊपर लिखा है द्रव, और द्रव काय में बदलने अपन को गैस में बदलना है। तो गैस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा और इसका वाष्पीकरण करना पड़ेगा। तो कोई भी द्रव क्या होगा, गैस में बदल जाएगा। और वाष्पीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गर्म करना पड़ेगा। कोई भी गैस है उसे ठोस में बदलना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, निक्षेपण करना पड़ेगा। गैस से ठोस में बदलने को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। और ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं, संकलन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि जल था तो जल किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में था, और द्रव अवस्था को जब अपन ने गर्म किया तो वाष्प में बदला, और वाष्प को और ठंडा करेंगे, निक्षेपण करेंगे तो वो ठोस में बदल जाएगा। और इसी प्रकार से ये चक्र चल सकता है। 3 अवस्थाओं में पदार्थ का रूपांतरण इस प्रकार से होता है। वाष्पीकरण की अवस्था को देखते हैं, वाष्पीकरण को देखते हैं। तो वाष्पीकरण अपन कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब जब भी आपकी क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ो, और मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स डाल दूंगा। उन नोट्स में आप और अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल है, प्रयोग वगैरह है, क्रियाकलाप वगैरह है। तो मैं शॉर्ट नोट्स भी इसके आपको अवेलेबल करा दूंगा, और वो नोट्स ही आपको अपनी कॉपी में करने होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।